गुड मॉर्निंग क्लास 11 फिजिक्स। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर और इसमें कंटिन्यूएशन में पोटेंशियल एनर्जी, पावर और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताया। अब इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में बताएंगे। यहाँ से आप ऑडियो सुन सकते हो, दिखाई नहीं देता होगा सही से तो आप PDF देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा है। तो देखिए डायग्राम में स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। यहाँ पर एक सपोर्ट से इसको हुक से कनेक्ट कर दिया है और ये यहाँ पे एक बॉक्स है और ये प्लेन सरफेस है जैसे टेबल है और इस बॉक्स को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। तो रेस्ट पोजीशन में दिखाया गया है। जैसे इसको हम इधर खींचते हैं, स्प्रिंग इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचकर इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। तो टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग हमने ली है O से A तक, इलास्टिक है। नेग्लेजिबल मास मतलब मास जो है ना के बराबर है। एंड O ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट एंड बॉडी ऑफ मास M इज अटैच्ड टू द फ्री एंड A. Let the spring be oriented along x-axis and the body of mass M lie on the perfectly frictionless horizontal table. तो इसमें क्या होता है कि फॉर स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन, थोड़ा सा जैसे इसको खींचते हैं, माना कि x खींचते हैं, x डिस्टेंस, तो जो फोर्स है बढ़ता जाता है। डिस्टेंस जैसे बढ़ेगी वैसे फोर्स लगने वाला बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। When the spring is compressed or elongated, it tends to recover its original length on account of elasticity. The force trying to bring the spring back to its original configuration is called restoring force. तो restoring force is directly proportional to stretch. तो F proportional to x या F equal to kx, तो K equal to F upon x। K जो है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला याद कर लीजिए, बाकी डिटेल में पढ़ाएंगे तब ध्यान दीजिएगा। अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन इक्वल टू DW इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F dx। तो F kx हो गया, तो kx dx, kx माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो टोटल वर्क डन इन गिविंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x टू द बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। तो ये इंटीग्रेट कर दिया, x इक्वल टू 0 टू x, kx dx। तो k इधर आ गया ऑपरेटर और dx रिमूव हो गया ब्रैकेट के अंदर। x को इंटीग्रेट किया, x पावर 1 थी तो x पावर 1 + 1 2 हो गई, 2/2, तो x²/2। तो अपर लिमिट x तो 0, x²/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह हाफ के x² आ गया, जैसे हाफ mv² डराइव किया था। तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। वर्क डन इक्वल टू हाफ के x², जस्ट लाइक हाफ mv²। इसमें यह बताया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कोई पार्टिकल है, उसको A से रिलीज किया गया है, B पे आया और C पे आया। तो A पर उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, और B पर टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, और C पर टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर है। यानी ऊपर से जब पार्टिकल आता है नीचे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, बट एट एनी पॉइंट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। इसको डराइव बाद में कराएंगे। इसके बाद इसमें जो है कॉलिजन के बारे में बताया गया है, सिर्फ डेफिनेशन बताएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। कॉलिजन एज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू आर मोर कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट रिलेटिवली स्ट्रांग फोर्स ऑन ईच अदर फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, ठीक है। कॉलिजन हो गया। कॉलिजन कितने टाइप के होते हैं?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दो रूल्स इसमें फॉलो होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कॉलिजन दो तरीके के हैं, एक तो इलास्टिक हैं और दूसरे इनइलास्टिक हैं। इलास्टिक कॉलिजन क्या है? इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, collision between atomic and subatomic particles are elastic collision. Practically, collision between two ivory balls can also be taken as elastic collision. The basic characteristic of an elastic collision are, तो इलास्टिक कोलिजन के करैक्टरिस्टिक क्या हैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ऑब्वियसली द काइनेटिक एनर्जी इन सच कोलिजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, यानी कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन से बाद की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद है इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इन विच देयर अकर्स सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इनइलास्टिक कोलिजन, एज देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी in most of the collisions. Therefore, collision we can occur in daily life are generally inelastic. If two bodies stick to each other after colliding, the collision is said to be perfectly inelastic. For example, mud thrown on a wall sticks to the wall. The loss of kinetic energy of mud is complete. तो जैसे मड फेंका, उसमें काइनेटिक एनर्जी दीवार से चिपक गया तो काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो बेसिक करैक्टरिस्टिक ऑफ इन इलास्टिक कॉलिजन, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये करैक्टरिस्टिक आपको सही से याद होनी चाहिए। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे ये दो बॉडी हैं, ये जा रही है, ये दोनों में टक्कर हो रही है, ठीक है, और टक्कर होने के बाद एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया, तो ये सेपरेशन है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी v1 है, तो v2 माइनस v1 सेपरेशन हो गया। ठीक है, और इसकी u2 है, इसकी u1 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो u2 माइनस u1, तो इसकी पहले वाले की ज़्यादा होगी तभी कॉलिजन होगा। तो इसको याद रखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन, इसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है E=1 होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 होता है, अदरवाइज ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन ये बताया गया है, ये बाद में बताएंगे। इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन,